हे गाइस, मैं हूं एस.के. ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं politicshub.com। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में जानेंगे कि जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में इससे पहले हम लोग जान चुके थे कि वो होता क्या है। वो एक रफ एंड टफ एस्टीमेट होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, किसी बिल्डिंग का रफ एंड टफ खर्च निकालते थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट तैयार करने की कितनी विधियां होती है, कितने प्रकार होते हैं, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसको डील करेंगे। जिसमें ये लगभग 5 प्रकार की होती है टोटल अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टाइपिकल बे मेथड और सर्विस यूनिट मेथड। ठीक है, ये 5 मेथड्स होते हैं एस्टीमेट तैयार करने के। सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट वन मेथड जो होता है क्या है, प्लिंथ एरिया रेट मेथड। तो आप सबसे पहले ये समझो, इस मेथड को समझने से पहले ये समझो कि ये प्लिंथ एरिया क्या होता है। क्या ये समझो पहले कि ये प्लिंथ एरिया जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब पढ़ रहे थे उस समय जाने थे कि प्लिंथ क्या होता है। ठीक है, तो प्लिंथ क्या होता था कि ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल होता था उस पर का जो ग्राउंड फ्लोर और जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस था उसके बीच का जो कंस्ट्रक्शन था उसको प्लिंथ बोलते थे। तो प्लिंथ का एक विशेष लेवल होगा, मतलब अगर मान लीजिए प्लिंथ का जो लेवल होगा उस लेवल को मिलाते हुए अगर चारों साइड की बिल्डिंग को देखा जाए, एक क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो एक एरिया मिलेगा। वो इसी एरिया को हम लोग बोलेंगे प्लिंथ एरिया। मतलब कि जो बिल्डिंग का प्लिंथ पर एरिया आएगा उस एरिया को बोलेंगे हम लोग क्या, प्लिंथ एरिया। ठीक है, जिसको गांव देहात की भाषा में आप लोग क्या बोलते हो, कुर्सी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, कुर्सी। तो कुर्सी को इंग्लिश लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में प्लिंथ कहा जाता है। तो जो प्लिंथ एरिया होगा वो एरिया होगा जो कि प्लिंथ लेवल पर बना होगा। ठीक है, तो प्लिंथ लेवल पर जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्लिंथ एरिया। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है। इसमें एक तो ये समझ में आया होगा प्लिंथ एरिया क्या है, दूसरा चीज़ है रेट। अगर मान के चलो कि कोई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, कोई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका क्या है, प्लिंथ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1000 मीटर स्क्वायर अगर प्लिंथ एरिया है तो उसको किसी न किसी रेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा क्या, टोटल कॉस्ट। मान चलते हैं रेट वो होगा कि 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर खर्च आ रहा है बिल्डिंग को बनाने का, तो 1000 मल्टीप्लाई 50 कर दो तो क्या मिल जाएगा, उसका खर्च मिल जाएगा। लेकिन बात तो ये होती है स्टूडेंट्स कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड जो होता है वो क्या होता है, उसमें जब आप रेट निकालते हो तो वो रेट कहाँ से मिलता है पता है, रेट बगल वाले के, है ना, मतलब कि जो पड़ोसी होते हैं उसके बिल्डिंग से मिलता है। अगर मान के चलो आपको, है ना, 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है। कितनी मंजिल का, 3 मंजिल का, 1 2 3 मंजिल बना दिए, 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है और इसका खर्च पता करना है। क्या पता करना है, खर्च। इसका खर्च हमको पता करना है, मतलब कि इसमें कितना एक्सपेंड हो जाएगा वो पता करना है। और कोई बगल वाला पड़ोसी है जिसका सेम साइज का बिल्डिंग है 3 मंजिल का, वो पहले बना चुका है। ठीक है, 3 मंजिल का बिल्डिंग सेम साइज का बना चुका है, जिसका खर्च इसको आया था पर यूनिट प्लिंथ एरिया में 500 रुपया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट प्लिंथ एरिया पर इसका खर्च आया था पड़ोसी की बिल्डिंग का। तो ये जो पड़ोसी की बिल्डिंग है आपको सेम साइज सेम स्पेसिफिकेशन का बिल्डिंग बनाना है। इसीलिए हम लोग यहाँ कहेंगे कि जो इस बिल्डिंग में जो खर्च होने वाला जो रेट रहेगा उसको निकालेंगे यहाँ से। कहाँ से निकालेंगे, पड़ोसी की बिल्डिंग से निकालेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है हमारे लोकेलिटी में अवेलेबल रहेगा, उस लोकेलिटी से इस बिल्डिंग का रेट निकालेंगे और उस रेट को अगर इसके प्लिंथ एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, प्लिंथ एरिया के अनुसार उसका बिल्डिंग का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक बात ये होनी चाहिए कि आप अगर मान चलो 4 मंजिल का बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो जिस बिल्डिंग का रेफरेंस आप ले रहे हो रेट के रूप में वो भी 4 मंजिल का होना चाहिए।
वो भी सेम ब्रिक्स का होना चाहिए, वो भी सेम फाउंडेशन का होना चाहिए, उसमें भी सेम कॉलम लगे होनी चाहिए, सेम बीम होना चाहिए। मतलब कि A to Z चीज़ अगर सेम रहेगा तो जाके हम उसका रेट ले पाएंगे। मतलब ये कि अगर आपको प्लिंथ एरिया रेट मेथड अप्लाई करना है तो आपके पास प्लिंथ एरिया रेट होना जरूरी है। तो रेट कहाँ से मिलेगा? तो रेट आपके सोसाइटी से मिलेगा, सोसाइटी के उस बिल्डिंग के खर्च से रेट मिलेगा जिसको बनाने, जो कि आपके बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन से मैच करेगा। मतलब कि आपका बिल्डिंग का हाइट और सोसाइटी की उस बिल्डिंग का हाइट सेम होगा, आपके बिल्डिंग का कंक्रीटिंग सिस्टम उससे कंक्रीटिंग सिस्टम सेम होगा। मतलब कि A to Z स्पेसिफिकेशन अगर सेम है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने में इतना खर्च आया हुआ है। हालांकि बहुत सारे मैनरों में ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो उसका जो बिल्डिंग होगा सोसाइटी वाला का, उसमें क्या हो, वो वहाँ पर मटेरियल की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाती हो तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम पड़ेगा। लेकिन आपका जो बिल्डिंग है वहाँ पर मटेरियल जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए यही सब सारी चीज़ें जो होती है प्लिंथ एरिया या फिर ये कहिए कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है उसमें मैटर कर जाता है, जिसके कारण हमको एक एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं मिल पाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो सकता है ये कहिए। उसके अलावा डिफरेंट की मशीनरी का जो यूज होता है, हो सकता है कि जो मशीनरी यूज़ किया है वो आप नहीं कर रहे हो, उसका भी भाड़ा खर्चा वो हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड जो मात्र सिर्फ और सिर्फ रफ एंड टफ एस्टिमेट देगा। ठीक है, तो क्या होगा कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड होता है उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द अप्रॉक्सीमेट का एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खर्च कैसे निकालते हैं, तो एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, प्लिंथ एरिया को रेट से। जब प्लिंथ एरिया से को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका खर्च निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आया होगा। ये इतना ही चीज़ नहीं है, इस पर हम अभी भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम है प्रिपेयर ए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ ए टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर गिवन दैट, दिया हुआ है प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है इतना, एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, मतलब कि बिल्डिंग को सजावट का खर्च ये दिया हुआ है, मतलब कि 1.5% दिया हुआ है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन सिस्टम के लिए, मतलब जो भी पाइप लगाते हैं, वाटर पाइप लगाते हैं, उसके लिए दिया हुआ है 5%। अब दे दिया एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशंस, तो एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन में आ जाएगा बहुत सारे चीज़ का प्रोविजंस, जैसे कि आपकी बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह सब करना है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल में इसको ले आएंगे, तो वो हो जाएगा 14% दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज 6% दिया हुआ है। उसके बाद कंटेंजेंसी दिया हुआ है 3% एंड सुपरविजन चार्जेस दिया हुआ है 8% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कंटेंजेंसीज, यानी कि कंटेंजेंसी जो है इसका मतलब क्या है और सुपरविजन का मतलब क्या है, ये दोनों समझना पड़ेगा हम लोग को। स्टूडेंट्स कंटेंजेंसीज का मतलब होता है अगर मान लीजिए आप काम करने के दौरान आपके साइड पर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती है जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है इसके बारे में कुछ पहले से पता ना हो। मतलब ये अगर आप काम करवा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साइड पर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं, जैसे कि किसी लेबर के साथ कुछ हो गया, किसी मिस्त्री के साथ उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको पूरा खर्च उसका देना पड़ता है। इसीलिए उस प्रकार के खर्च को हम लोग कंटेंजेंसीज में लाते हैं। हालांकि कंटेंजेंसीज, सुपरविजन चार्जेस, वर्क चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रॉब्लम को करने के दौरान हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये सब चीज़ें है क्या। तो स्टूडेंट्स ये जो है कंटेंजेंसीज वो क्या होता है, इंसिडेंटल कॉस्ट होता है, मतलब कि बिल्डिंग में अचानक से ये कॉस्ट आता है ना, और इसका पीछे से कुछ मतलब कि उसको प्रीवियसली कुछ पता नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग टोटल कॉस्ट में 3% जोड़ देते हैं कि इतना परसेंटेज मान के चलेंगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है उसका कॉन्ट्रैक्ट का खर्च अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाने का खर्च अगर पूरा खर्च आ रहा है 10 करोड़ रुपया, तो उसमें 10 करोड़ का 3% जो होगा वो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे
और इसके अलावा 10 करोड़ का जो 3% होगा उसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे उस पूरे कॉस्ट में, तो मिल जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। मतलब कि 3% का होगा जो वो क्या होगा, कंटेंजेंसीज होगा। मतलब ये कि ये जो कॉस्ट होगा वो इंसिडेंटल कॉस्ट होगा, जो कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है पहले से। इसलिए सरकार या फिर जो भी एस्टिमेटर होते हैं JEN, वो क्या करते हैं, इतना कॉस्ट को पहले से ऐड कर देते हैं, मतलब कंटेंजेंसी चार्ज को पहले से ऐड कर देते हैं। उसके बाद है सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन चार्जेस कहने का मतलब होता है रख रखाव का कॉस्ट। सुपरविजन चार्जेस के अंदर ही आपको क्या होता है, जितने भी सुपरविजन चार्जेस कहिए या फिर जितने भी आपके नौकर होते हैं, नौकरी जो करते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, उसको इसी सुपरविजन चार्जेस से पैसा दिया जाता है, इसी से उसका फंड होता है। मान लीजिए कोई आदमी JEE है तो उसको सुपरविजन चार्जेस से पैसा मिलेगा, है ना। तो सुपरविजन चार्जेस जो होगा इसमें 8% दिया हुआ है। 8% चूँकि जो सुपरविजन होगा मतलब कि रख रखाव का काम होगा, काम कैसे करवाना है, यानी कि वर्क का जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें तो सारा चीज़ आएगा, मतलब कि कैसे कैसे उसमें सर्विस दे रहा है उसका भी सुपरविजन होगा, बिजली का इंस्टॉलेशन करेंगे उसका भी सिस्टम होगा, सैनिटरी का इंस्टॉलेशन करेंगे उसका भी सिस्टम होगा, मतलब सुपरविजन होगा, और ये बिल्डिंग बनाने का भी सुपरविजन होगा। मतलब कि टोटल मिला के कहा जाए तो सुपरविजन चार्ज जो होगा ओवरऑल कॉस्ट पर अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का खर्च पहले निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 5 तक का, और इसके बाद क्या करेंगे, सारे खर्च को ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसका 3% ऐड करेंगे, फिर उसका 3% ये 8% इसमें ऐड करेंगे, और टोटल मिलाकर जो खर्च आएगा उसको लिख देंगे, है ना। तो उसका मेरा जो हो जाएगा वो टोटल प्लेन्थ एरिया के अनुसार कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि ये जो बिल्डिंग है जिसको हमको बनाना है उसमें दिया हुआ है प्लेन्थ एरिया रेट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्लेन्थ एरिया रेट। तो मतलब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा पहले में, है ना। पहला में हो जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लेन्थ एरिया में अगर प्लेन्थ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकल जाएगा। देखिए प्लेन्थ एरिया कितना हुआ, दिया हुआ है 1500 मीटर स्क्वायर, तो 1500 मीटर स्क्वायर था, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट ऑफ द एस्टीमेट, ये इसे रेट ऑफ प्लेन्थ पर यूनिट प्लेन्थ एरिया पर जो रेट दिया हुआ है तो 950 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, RS 950 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये निकालेंगे। तो आपके पास जब आप ये बना रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। तो एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर है, हम इसको थोड़ा सा देख लें कैलकुलेटर पर करके। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप इसको निकालो तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्या 1425000 कितना हो जाएगा, 1425000, है ना। इतना रुपया होगा। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिल्डिंग का खर्च आ गया। अब देखिए इस बिल्डिंग के खर्च पर ये सारा दिया हुआ, देखिए सेकेंड में क्या, एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट दिया हुआ है 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि इस कॉस्ट पर आप 1.5% अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में क्या था, 2 में क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चरल कॉस्ट क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चरल कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका 1.5% मतलब कि 1425000 है, 500 नहीं स्टूडेंट्स, 000 होगा, 5000 जो होगा 1 इसमें है। इसका अगर आप निकालने चलो 1.5% कितना हो जाएगा, 1/2% निकालो तो जो कॉस्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप निकालोगे तो 21,375 रुपया आएगा, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा जो कॉस्ट होगा स्टूडेंट, तीसरा कॉस्ट क्या है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन का खर्च। तो वाटर सप्लाई जो होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर सप्लाई के बारे में चर्चा करें तो वाटर सप्लाई कॉस्ट, वाटर सप्लाई कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका कितना परसेंट दिया हुआ है, मतलब कि होल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग का
दिया हुआ है ये 5% दिया हुआ है ना, ये 5%। आप जब इसको निकालोगे तो तकरीबन आपको आना चाहिए 71,250। ठीक है स्टूडेंट, 71 मतलब कि 71,250 आना चाहिए। आपको जो तीसरा के बाद चौथा जो है वो क्या दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशंस 14% ऑफ द ओवरऑल ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इंटरनल कॉस्ट 1,42,000 मतलब कि कितना हुआ, 14,25,000 है ना। 14,25,000 जो है उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे कितना से, इसका कितना निकालोगे, 14% निकालोगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको निकालो तो आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1,99,500। ठीक है स्टूडेंट्स। आप जो है पाँचवा क्या था कॉस्ट, पाँचवा जो था स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज मतलब कि सर्विस कॉस्ट निकालने चलो तो क्या हो जाएगा, इसका कितना परसेंट दिया हुआ है, 6%, यानी कि 14,25,000 जो है उसका 6% दिया हुआ है ये कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको निकालने चलो तो ये हो जाएगा 85,500, इतना रुपया हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये 5 कॉस्ट आ गया, इस पांचों कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तब तो हमको मिल जाएगा मतलब कि बिल्डिंग बनाने का ओवरऑल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये कंटेंजेंसीज और सुपरविजन चार्जेस ये क्या करेंगे, इसको ऐड करने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, वो इस सारे वर्क को करने समय हो सकता था। मतलब कि जब आप सर्विस दे रहे हो उस समय भी हो सकता था एक्सीडेंट, जब आप इंटरनल कॉस्ट दे रहे हो उस समय भी ये क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है ना। और उस समय भी रखरखाव की जरूरत पड़ेगी, देखभाल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इन सारे कॉस्ट पर हम लोग इस दोनों को अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 है ना +5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। जब आप इन सभी कॉस्ट को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जब आप इन सभी कॉस्ट को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा, मतलब कि आप क्या करो, इसको लिखो, क्या हो जाएगा 142,500 + 21,375 + 71,250 + 199,500 + 85,500। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा लगभग 195, आपको जो मिलने वाला है ये स्टूडेंट्स आपको जो मिलने वाला है ये स्टूडेंट्स मिलेगा 182,26,25 ये आपको मिलेगा। मतलब कि ये आपको कहीं से कहीं से अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना रुपया मिला इसको ऐड करने के बाद। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस कॉस्ट पर ये जो आ गया, ये कॉस्ट होगा, ये ओवरऑल कॉस्ट आ गया, इस पर हम लोग कंटेंजेंसीज और ये अप्लाई करेंगे, सुपरविजन चार्ज को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है छठा कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। छठा क्या था, क्या हो गया छठा, कंटेंजेंसीज है ना, क्या हो जाएगा कंटेंजेंसीज ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस्ट इक्वल्स टू इस कॉस्ट का कितना हो जाएगा 3%, यानी कि 180,26,25 मल्टीप्लाइड बाय
क्या दिया हुआ है 3%। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलने वाला है क्या, मिलेगा आपको 54,078.75। ये इसका क्या हो गया, कंटिजेंसीज कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 नंबर जो कॉस्ट था वो था मेरा सुपरविजन कॉस्ट। सुपरविजन कॉस्ट ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस विशेष कॉस्ट का कितना परसेंटेज, इस विशेष कॉस्ट का 8%, मतलब कि 2625 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंटेज, 8%। तो कितना हो जाएगा, ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलने वाला है 144,210। ये आपको मिलेगा यहाँ से। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो कॉस्ट 677 आया है, इसको जब इस कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिलिंग मिल जाएगा। बिलिंग का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ग्रांड टोटल कितना हो जाएगा, ग्रांड टोटल कितना हो जाएगा, ग्रांड टोटल हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड टोटल। मतलब कि अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इस सारे जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि 5 तक लिख सकते हैं इतना, क्योंकि आपने इस 5 को ऐड किया था तो उतना ही आया था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 26 25 प्लस क्या करना पड़ेगा, 6 के पर क्या लिखेंगे, ये 54,078.75 प्लस 7 0 पर जगह पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 144,210। अब इसको ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2,000,913.75। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो कॉस्ट स्टूडेंट्स है, ये कॉस्ट आपको मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट इसमें करना ये था, क्या करना था कि जो बिल्डिंग दिया हुआ है इसमें से 5 को कॉस्ट निकालेंगे पहले, और उसके बाद उस सबको ऐड कर देंगे और कंटेंजेंसी जो सुपरविजन चार्जेस अप्लाई करेंगे। तो सबको ऐड करने के बाद हमको इतना मिला, उसके ऊपर मैंने 3% ये कंटेंजेंसी लगाया, 8% क्या लगाया मैंने, 8% लगाया इसका सुपरविजन कॉस्ट, और दोनों मिला करके ये और ये सब मिला करके जो ग्राउंड टोटल कॉस्ट होगा वो दे देगा। मतलब कि ये पूरा प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हमको मिल गया है आंसर। तो ये कौन सा आंसर है, ये जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है स्टूडेंट्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप भी क्या पढ़ रहे थे, प्लिंथ एरिया रेट मेथड पढ़ रहे थे। तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड पर जो सवाल आती है वो सवाल सिर्फ इतना ही तक था कि प्लिंथ एरिया दिया हुआ है इतना और प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है इतना, लेकिन जो बोर्ड होती है उस बोर्ड में थोड़ा सा लोचा करता है, सवाल को आगे बढ़ा देता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इतना में इतना से मल्टीप्लाई कर देते, वही आंसर आ जाता। लेकिन अब जो है इसको इतना भी ऐड कर दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आज के इस सिस्टम के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड और उसके आगे, तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग सब पर एक प्रॉब्लम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया प्लिंथ एरिया रेट मेथड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।